सुनने में आपको ये मिस्टेक काफ़ी छोटी लग सकती हैं, पर ट्रस्ट मी गाइस, इन मिस्टेक की वजह से मेरे 3 साल बर्बाद हो गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस से की है और मास्टर इग्नो यूनिवर्सिटी से की है। मैं जम्मू यूटी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां वाईफाई तक की सुविधा नहीं है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक मेरे को पता नहीं था कि मैं भी बैंकिंग के एग्जाम में अप्लाई कर सकता हूं। मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही बैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने मार्च 2023 से ऑफलाइन कोचिंग लेना शुरू की थी, जो कि जुलाई 2023 में कंप्लीट हो गई थी। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रैंडम सा पोस्टर देखकर कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। उस कोचिंग का मेन फोकस स्टेट लेवल के एग्जाम पे था। उनका बैंकिंग के सिलेबस से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। उसके बाद जो मैंने अपना पहला बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया था वो था एसबीआई क्लर्क का, जिसमें कि मेरे टोटल मार्क्स जो थे वो 30 थे। उसके बाद मैंने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक अपना पूरा फाउंडेशन कोर्स किया यूट्यूब से। मैथ का सिलेबस मैंने कौशिक मोहंती सर से कंप्लीट किया था, जिनसे कि मेरे को काफ़ी हेल्प हुई अपना बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में। रीजनिंग के लिए मैंने उस टाइम के सबसे फेमस टीचर को फॉलो किया था। उनका एक बहुत ही पॉपुलर मेथड था थ्रेड मेथड। हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए वो मेथड काफ़ी हेल्पफुल हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। जितनी भी इनक्लोज्ड वाली पजल्स आती थी वो इस मेथड से लगभग 10 से 12% ही बनती थी, बाकी सारी पजल्स इस मेथड से फंस जाती थी। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था और सर हमेशा बोलते थे कि आपको सिर्फ एक ही केस बनाना है जब भी आप पजल को बनाओ। तो जब वो वाला केस आपका गलत होगा तब आपको दूसरे केस पे जाना है। तो ऐसे करने में एक पजल को बनाने में लगभग मेरे 5 से 7 मिनट लग जाते थे। और इसी टाइम पे मैंने इंग्लिश के लिए एडिटोरियल की क्लासेस देखना शुरू कर दी थी यूट्यूब से, और डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखकर और उनको अच्छे से रिवाइज कर किया करता था। आज अगर मैं पीछे जाके देखूं तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी रीजनिंग के लिए उस टीचर को अच्छे से फॉलो करना। उसके बाद मैंने 2024 में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के एग्जाम दिए, जिनमें कि मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। एग्जाम सेंटर में मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत माउस को हैंडल करने में हुई। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की थी वो फोन से की थी, तो मेरे को माउस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जो कि बोलते थे कि आप फ़ोन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लैपटॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे को समझ आया कि लैपटॉप कितना ज़रूरी है, तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को एक लैपटॉप लेके दो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरे को काफ़ी दिक्कतों के बाद एक लैपटॉप मिला। फिर मैंने सारी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लैपटॉप से की और उसी ईयर मेरे IBPS PO और SBI PO के प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट मेंस के एग्जाम से 7 दिन पहले ही आता है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेंस की प्रेपरेशन करने के लिए, तो इसीलिए इस साल मेरे ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। उसके बाद 2025 आ गया। मैंने साल की शुरुआत में ही सोच लिया था कि मैं इस साल पूरा फोकस अपना मेंस पर रखूंगा और करंट अफेयर्स को डेली की डेली लेकर चलूंगा। जून के महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं डेली करंट अफेयर की क्लास भी कर रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्रूशल मंथ होते हैं करंट अफेयर्स के, जून टू अक्टूबर, उन मंथ में मैं करंट अफेयर की क्लास नहीं कर पाया क्योंकि हमारी फैमिलीज में बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद मैंने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन देना स्टार्ट की, जिसमें कि मेरे 2 से 3 घंटे ऐसे वेस्ट हो जाते थे और 2 घंटे मेरे ट्रैवल में वेस्ट हो जाते। फिर भी मेरे इस साल 3 प्रीलिम्स के एग्जाम क्वालिफाई हुए और 2 प्रीलिम्स के एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए। एक 0.5 मार्क्स से रह गया था और एक 1.75 मार्क्स से रह गया था। और इस साल के मेंस मेरे क्वालिफाई ना होने का सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था करंट अफेयर। काफी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि ये मेरा लास्ट ईयर होगा बैंकिंग की प्रिपरेशन के लिए, और इस साल मैंने अपने स्टेट लेवल के एग्जाम में भी अप्लाई किया हुआ है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ साथ में यूट्यूब पे भी वीडियोस डालूंगा। मेरा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का सबसे बड़ा रीज़न फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ ये भी था कि जो मिस्टेक्स मैंने इन 3 सालों में की हैं वो कोई आने वाला बिगनर ना करे। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स शायद ही आपको कोई बताएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ऐसी मिस्टेक्स जो कि नए स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कि आपको अपना फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन कोर्स को अच्छे से करना है और उसके बाद मॉक टेस्ट को लगाना है। मॉक टेस्ट से आपको डरना नहीं है, चाहे आपके माइनस में भी मार्क्स आए तब भी आपको मॉक टेस्ट को लगाना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। तीसरा स्टेप है कि आपके पास एक लैपटॉप जरूर होना चाहिए जिसमें कि आप अपना मॉक टेस्ट को दे पाओ और माउस को हैंडल करने की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ये आपको काफी हेल्प करेगी एग्जाम में। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स के जाल में नहीं फंसना है। काफी ज्यादा टीचर्स या इन्फ्लुएंसर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, वो शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होती हैं। उन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जब आपका प्रीलिम्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका पूरा फोकस मेंस पर होना चाहिए। आपने मेंस की क्लासेस से डरना नहीं है, पहले सर को सॉल्व करने देना
लेना है और उसके बाद आपने खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थोड़े दिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप भी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच को सीख पाएंगे। और अगला स्टेप है कि आपको इस एग्जाम को अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने 1-2 साल पूरी फुल डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम में दे दिया है और कोई भी प्रीलिम्स आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपने स्टेट लेवल या अदर एग्जाम में भी अप्लाई करना है। आपने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स को ये दावा करते हुए देखा होगा, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 3 महीने या 6 महीने की प्रेपरेशन करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और अगर आप उनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश या IT बैकग्राउंड से होते हैं। उनकी इंग्लिश या मैथ काफ़ी अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू एवरेज स्टूडेंट। एट लास्ट आपको पेशेंस बनाए रखना है और सही रिसोर्सेज और अच्छे टीचर्स को फॉलो करना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं।